ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर हम लोग अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बेसिक्स रिगार्डिंग दी फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, मोशनल ईएमएफ, हाउ टू मेक एन इक्विवेलेंट सर्किट, इस पर हमने लेक्चर्स कंडक्ट किए और काफी डिटेलिंग की हमने इसकी कि कैसे इन सभी चीजों को बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। एंड ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स हमने एक थ्योरेटिकल डिस्कशन भी बनाया था, या कह लीजिए कि एक थ्योरेटिकल प्रूफ भी हमने बनाया था कि कैसे E इज इक्वल टू माइनस d∅dt प्रूफ किया जा सकता है। और इस पूरे प्रोसेस में हमें काफी सारे डायरेक्शन लॉज का यूज करना पड़ा। मेनली हमने यहाँ पे 3 अलग अलग लॉज को यूज किए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल अक्सर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, जहां कहीं हमें इजी वे में डायरेक्शन पता करनी होती है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम फोर्स फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो फोर्सेस डेवलप होते हैं उसके लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर बात करते हैं। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है ये हम यूज करते हैं इंड्यूस ईएमएफ को पता करने के लिए, एंड इन पर्टिकुलरली इन केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में को भी हमने 2 कैटेगरी में डिस्कस किया। एक तो ऐसी सिचुएशंस जहां पर रॉड्स या वायर्स जो हैं वो लीनियर वेलोसिटी के साथ सीधे सीधे मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इसी मोशनल ईएमएफ को हमने रोटेशनल इफेक्ट में भी कंसीडर किया। एज आई रिमेम्बर, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कल यानी कि पिछले लेक्चर में मैंने एक मिस्टेक की है। पर्टिकुलरली बताऊं मैं आपको तो पिछले लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 16, उसमें एक मिस्टेक हुई है। सो आई विल बी करेक्टिंग दैट मिस्टेक, मतलब मैं उस न्यूमेरिकल को दोबारा सॉल्व करूंगा जब हम जनरेटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त। वो बिल्कुल आइडिया जो है मेरे जहन से स्किप हो गया था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो जब आप नोट्स में रीड करें या अपने नोट्स बनाएं तो जरा इस बात का ख्याल रखें कि क्वेश्चन नंबर 16 प्रीवियस लेक्चर का आप उसको स्किप करें। वी विल बी टेकिंग दैट क्वेश्चन अगेन इन द कमिंग लेक्चर्स विद द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ कोर्स। अब आज की क्लास में क्या देखना है, तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा आर्टिकल, एक थ्योरेटिकल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट 2 अलग अलग थ्योरेटिकल आर्टिकल पर हम बात करने जा रहे हैं। बट पहला जो आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का होना और उससे ईएमएफ का बनना और करंट डेवलप होना, सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना, अब ये एक बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन ये सब कराने के लिए, इंडक्शन को प्रोसेस कराने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे देखिए, मोशनल ईएमएफ हम करा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, वेलोसिटी डेवलप कर रहे हैं। लेंजेस लॉ की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हमारे इस प्रोसेस में अपोजिशन भी हो रहा है, तब भी हम और एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, पावर इनपुट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और ऐसा करके हम इंडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट आप किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके से जब फ्लक्स चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके इंडक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट कराते हैं, और फिर एक नई फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड ईएमएफ आप डेवलप करते हैं। कहीं आपके मन में ये सवाल ना आने लग जाए कि इंडक्शन हुआ तो ईएमएफ आया और पहले कहीं नहीं था ईएमएफ, अब आ गया, तो मानो जैसे हमने एनर्जी को ही क्रिएट कर दिया, वी आर द क्रिएटर। लाइक, ये गलतफहमी आपके दिल में नहीं आना चाहिए, ये माइंड में आपके नहीं आना चाहिए कि हमने यहाँ पर कुछ एनर्जीज को, कुछ पावर्स को क्रिएट किया, ऐसा नहीं है। इंडक्शन के प्रोसेस में हम कहीं किसी दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके इंडक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर ईएमएफ और करंट्स डेवलप होते हैं।
तो जो भी करंट्स और ईएमएफ्स बेसिकली वहां पे डेवलप हो रहे हैं, वो जस्ट लाइक एक एनर्जी ट्रांसफर का अप्रोच है। जस्ट लाइक एनर्जी की फॉर्म चेंज हो गई है, एक मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लीजिए एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है कुछ हद तक। जैसे हम ये कहते हैं कि ये जो इंडक्शन है, अगर हमें फ्लक्स ही चेंज करना है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेट मी गिव सम एग्जांपल जिसमें हम यूं लिखते हैं ना, E is equal to d∅dt, of course with the correct sign हम माइनस लिखते हैं। अब आपको याद होगा हम यहाँ पे ये वाला अप्रोच भी कर सकते हैं, NAB cos थीटा। तो बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखा, सिर्फ cos थीटा को चेंज किया। मतलब ये कि कॉइल का इंक्लिनेशन, उसका ओरिएंटेशन चेंज करते गया। जैसे जस्ट इमेजिन करेंगे यहाँ पर एक कॉइल है यूं रखी हुई है, लाइक दिस, जस्ट इमेजिन करें। ये सेंटर से मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स भी। अब मैं इसके ऊपर स्टीम गिरा दूं, पानी गिरा दूं, वाटरफॉल करा दूं मान लो, तो वाटरफॉल होने की वजह से यहाँ पे ये घूमने लग जाएगा। अब जैसे ही ये घूमता है तो बेसिकली ये एक ऐसा रॉड, एक ऐसे सिस्टम बन जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। तो आप पॉसिबली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पॉसिबिलिटी है। ईएमएफ आ गया, करंट आ गया, आपने एनर्जी बनाई। अब सवाल है ये सब एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें दिख रही है आई कहां से? आंसर सिंपल है, पानी गिर रहा था तो कुछ हाइट से गिर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास, नीचे आया, गिरा, वो सारी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो कीप इन माइंड दैट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी को नए सिरे से बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेटिंग इट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये ओबे करेगा, ये रूल ओबे करेगा, ये फंडामेंटल रूल है, ओबे करना ही चाहिए कि पूरी पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का कोई भी प्रोसेस हो, कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वो स्किप नहीं करेगा या कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल वायलेट नहीं हो। अब ये कई बार ना इलेक्ट्रिकल के बाद भी और दूसरी एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने कुछ मैकेनिकल किया काम और कुछ ऐसा हमने कर दिया जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स के चेंज से ईएमएफ आ गया, करंट आ गया और बाद में वो फिर और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जैसे कि हीट में कन्वर्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो हम इस डेरिवेशन में क्या करते हैं, इन बातों को प्रूफ करते हैं कि जो मैकेनिकल पावर हम इनपुट कर रहे हैं, पावर का मतलब वही होता है ना, वर्क अपॉन टाइम, बिकॉज ये टाइम के साथ चलने वाली चीज है। आपने टाइम के साथ इसके फ्लो को रोक दिया, चेंजेस को रोक दिया तो सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो इसलिए हम रादर एनर्जी के कंसिडरेशन से बेटर यहाँ पे पावर का कंसिडरेशन करते हैं कि जो पावर हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं एग्जैक्टली वही पावर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ हद तक वो हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर उसी सीक्वेंस को जारी रखा जाए तो इस डेरिवेशन में हम इस चीज को एक लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन करते हुए प्रूफ करने वाले हैं। अब इसकी शुरुआत में बिल्कुल उसी अंदाज से करूंगा जैसे हमने थ्योरेटिकल प्रूफ वाला पार्ट समझाया था आपको, कि किसी रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स बने हुए हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप कह सकते हो फिलहाल, और जो क्रॉस मैं लगा रहा हूं उससे ये अंदाजा हो सकता है आपको कि ये अंदर की तरफ है। अब हमने इसमें कोई एक कॉइल वॉइल रख दिया है, सिंगल फ्रेम, ऐसे लाइक दिस, और कॉइल का कुछ हिस्सा, कुछ पोर्शन जो है ये फील्ड के अंदर है। तो मान लेते हैं कि x इतना पोर्शन फील्ड के अंदर है, इसकी लेंथ l है, एंड नाउ देन वी स्टार्टेड पुलिंग इट आउट, हमने इसको बाहर खींचना शुरू किया। अब जैसे ही हम इसको बाहर खींचने लगते हैं तो वो एरिया जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा और उस रिडक्शन की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना? सीक्वल समझ में आ रहा है ना आपको? ये एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो फ्लक्स चेंज हो जाता है, फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर इंडक्शन होगा। तो आइए अब इस बात को जरा समझते हैं कि फिलहाल इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, अभी इस वक्त जिस हालत में कॉइल है, अगर हम इसका फ्लक्स डिफाइन करें तो आपको पता है ये इस तरीके से डिफाइन होता है। देखिए यहाँ ऊपर मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ इसको, ये ऐसे डिफाइन होता है। अब फिलहाल तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 ही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे एरिया के नाम पे आ जाएगा Lx, समझे बात को, है ना?
इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, और कॉस थीटा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये एरिया जो वेक्टर है उसके लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन पैरेलल है, so that makes simply Lx into B. Now by time हम ये देखते हैं कि ये d5 by dt का ऑर्डर ले लेगा और चेंज हो जाएगा, तो we have Faraday's law working here, d5 by dt आपने लिख दिया यहाँ पे, so we just go by that. हम देखेंगे B और L ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गए हैं, ये सिर्फ dx by dt हो जाएगा। Now बहुत ही जल्दी हमको ये समझ में आ गया कि dx by dt तो v होता है, मतलब BLV में हम लोग पहुंच गए। क्या कहते हो बेटा? यस। और ये वही मोशनल ईएमएफ की कंडीशन है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर ठीक है ये ईएमएफ आ गया होगा, तो फिर इससे करंट कैसे निकालें हम? तो बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, करंट निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को व्हाटएवर द रेजिस्टेंस में अपीयर इन दी लूप उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगा BLV डिवाइडेड बाई R। चलिए इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी पहली स्टेप है कैलकुलेशन की। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। जरा सोचें कि जैसे ही इसमें अब करंट दौड़ेगा, तो राइट हैंड थंब रूल का अप्रोच अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, सॉरी राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का अप्रोच हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हम यहाँ करंट का डायरेक्शन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैन यू गेस करंट का डायरेक्शन क्या होगा इस केस में? क्लॉकवाइज। ऊपर की तरफ जाएगा। यू कैन जस्ट शो थंब, मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंड देन लाइक दिस, ऊपर की तरफ करंट जाएगा। सो आपने बिल्कुल सही बताया, क्लॉकवाइज आएगा, मतलब ये करंट यूं चलेगा, लाइक ऐसे करंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। अब बच्चों जैसे ही इसमें करंट जाता है ना, ये अपने आप में एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लेता है कि मानो जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड वाली बात हो गई। और हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड विल डेवलप अ फोर्स, एंड दैट फोर्स कैन बी गिवन एज I, BL या LB, व्हाटएवर यू से। ऑफ कोर्स साइन थीटा भी आएगा, बट सब कुछ यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साइन 91 हो जाएगा। अब ये बेसिक बेसिक बातें आपको पता है, तो मैं इस पे कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। तो ये फोर्स आ जाएगा। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगाते हैं, तो हम फौरन ही इस बात को जस्टिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सपेक्टेड है वो ऐसे लेफ्ट की तरफ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करें, यस। तो पता ये चला कि कॉइल को बाहर खींचने के लिए हमने वेलोसिटी तो दी, लेकिन ये सारी कहानी लेंजेस लॉ में आकर के एंड हो जाती है, और कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि इस कॉइल का बाहर खींचना, उसे रोकने के लिए यहाँ पे फोर्स आ गया। बट सपोज इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस मोशन, आप इस मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हो और यूं ही आप चाहते हो कि ये ईएमएफ डेवलप होता रहे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स का। आंसर सिंपल है, आपको भी एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि मैग्नीट्यूड में इस इलेक्ट्रिकली Equal. डेवलप्ड फोर्स के इक्वल हो, ताकि ये जो फोर्स आया है इसको आप एक्सटर्नल फोर्स के जरिए नलीफाई कर लें और इस वेलोसिटी के अंदर कोई फर्क ना पड़े और इस तरीके से कॉइल यूं ही मूव करता रहे। सो कंडीशन बड़ी साफ है कि ये एक्सटर्नल फोर्स और इस इलेक्ट्रिकल लेवल पे आने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। बट अब हम इस फोर्स को थोड़ा और डिटेल तरीके से लिखें, थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखें, तो हमारे पास I का एक इक्वेशन मौजूद है। तो क्या ये फोर्स I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर यूं हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं, B²L² V डिवाइडेड बाई R। चेक कर लें बेटा। यस। What I am doing is I am just substituting this value of I here. तो हमें एक्सटर्नल फोर्स इतनी मैग्नीट्यूड का लगाना है जिसमें ये BL मैग्नेटिक इंडक्शन लेंथ और V वेलोसिटी और R रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे कि ये एक्सटर्नल जो फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे, उससे ये जो फोर्स रोकने के लिए आ रहा है, अपोजिंग नेचर का आ रहा है, उसको हम कंपेंसेट कर देंगे, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और कॉइल अपने मोशन को कंटिन्यू रख पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो हम यहां पर कुछ पावर इनपुट कर रहे हैं। समझे बात को? कॉइल रुक रहा था ये अभी अभी,
कॉइल का फर्दर मोशन रुक रहा था, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके कॉइल के इस रुके हुए मोशन को या पॉसिबली रुकने वाले मोशन को जारी रखा, कंटिन्यू रखा। तो हमें पावर तो देनी पड़ेगी। समझ रहे ना बेटा बात? Yes. अगर हम वो पावर कैलकुलेट कर लें तो सिंपल है, आपने जो फोर्स लगाया इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स का इक्वेशन आपने अभी अभी ऊपर लिखा है, दैट मेक्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इनटू वेलोसिटी, यानी कि ये भी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरी स्टोरी के एंड पर हमको ये पता चलता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें ये ईएमएफ लगातार डेवलप होता रहे, तो हमें इस मोशन को जारी रखना पड़ेगा, और इस मोशन को जारी कंटिन्यू रखने के लिए हमें इतना पावर कंटिन्यूअसली डेवलप करना है। ठीक है बच्चों? Yes. अब देखिए, मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। you'll सरप्राइज टू नो दिस। ये वो मैकेनिकल पावर है जो हम सप्लाई कर रहे हैं मैकेनिकल लेवल पे, बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन इसके रिजल्ट में हो ये रहा है कि ये कॉइल कंटिन्यूअसली बाहर खींची जा रही है और ईएमएफ बनना जारी है इसमें। और अगर यूं ही ईएमएफ बनना इसमें जारी रहेगा तो ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रिकल पावर इसमें डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर। ख्याल रहे, ये जो कैलकुलेशन हमने किया ये किसका किया? Mechanical. मैकेनिकल, बाहर से बाकायदा हम वर्क कर रहे हैं, खींच रहे हैं उसको। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिकल पावर पी, फिलहाल मैं इसको पी बोल देता हूं, ये हम लिखेंगे कैसे? तो वी हैव सेवरल अप्रोचेस लाइक ई आई, ऐसे कर सकते हो, V square by R. या यस ई स्क्वायर बाई आर ऐसे कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे वी नहीं चलेगा ना, यहाँ पे ई इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है। या फिर आप चाहो तो एक और आसान अप्रोच ले लो, आई स्क्वायर इंटू आर। Yes. तो देखो ये आई स्क्वायर है, अब इसको कर दो, स्क्वायर कर दो इसका, तो आपको पता चलेगा ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर और फिर ये यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो बस आप देखोगे आर की एक पावर कट गई यहां से, और आपको रिजल्ट में ये जो पावर मिल रहा है ये भी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर उतना ही मिला जितना मैकेनिकल पावर है, मतलब कुछ लॉस नहीं। तो सिंपली वॉट एवर द मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी वी आर making an input, that is going to be converted into electrical power. Exactly, that will be converted into electrical power, exactly to its exact. अब यहां होता यह है कि इस इलेक्ट्रिकल पावर की वजह से तो करंट फ्लो कर रहा है तगड़ी अमाउंट में, ईएमएफ आ गया, सही है? Yes. तो अब किसी वायर में लगातार करंट का फ्लो करना हीट डेवलप करता है, तो वहां हीट डेवलप हो जाएगी, यानी कि वो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी हो गया, खत्म। वो हीट में कन्वर्ट हो गया, वापस से एनवायरनमेंट में चली गई। तो 3 स्टेप हो गए इसके। हमने मैकेनिकली कुछ काम किया, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, और वही हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो गया, चला गया, खत्म हो गया, मतलब फिर से एक बार एनवायरनमेंट में किसी और नेचर में चला गया। अब हमारे हाथ से तो छूट गया, बस वो कुदरत में चला गया। अब वो नेचर में जाने के बाद जिस किसी फॉर्म में वो बन जाए, गैस मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करें, उससे वो जो भी होना है वो आगे जाके वो अपना नया फॉर्म ले लेगा। तो इस पूरे आर्टिकल में बस समझाना ये है कि इंडक्शन ये एक एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमको एक बड़ा तगड़ा सा फ्रीडम इस दरमियान में मिल जाता है कि एक मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, बाद में हम पंखा चला रहे हैं उससे, यानी कि फिर मैकेनिकल बना रहे हैं, रेफ्रिजरेटर से इस्तेमाल कर रहे हैं उससे, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उससे चला रहे हैं, यानी कि उसका फिर हम कन्वर्जन फिर दूसरे फॉर्म में करेंगे। अब ये एक सोचने वाली बात है ना यार, आप थोड़ा सोचो, करंट में ऐसा क्या है भाई, पंखा घूम रहा है तो एनर्जी ही तो है, समझे ना बात को? तो पहले कोई और थी, फिर वो इंडक्शन के प्रोसेस में क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, और उसका यूटिलाइजेशन करते वक्त फिर हम उसको किसी और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चाहे हम उसे हीट में करें या दोबारा उसे मैकेनिकल में करें या किसी लाइट में कन्वर्ट कर दें या व्हाटएवर।
अब लाइट निकल रही है, बिजली आ गई, लाइट निकल रही है, कहाँ से? ये कहाँ से आई? एनर्जी आई कहाँ से? तो यहीं से आती है, शुरुआत ऐसे ही होती है इसकी। तो बस इस आर्टिकल में मैं एक चीज को प्रूफ करना चाह रहा था यहाँ पे कि हम मैकेनिकली जो पावर इनपुट करते हैं एग्जैक्टली बाय फॉर्मूला प्रूव हो रहा है, साबित हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वही पावर हमारे सामने आती है। फिर आप इसको और आगे चेन आगे बढ़ाओ, ये चेन और सीक्वेंशियली आगे बढ़ेगी। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर कुछ ना करें, बना दें इलेक्ट्रिकल पावर, बस छोड़ दें उसको, तो वो हीट में डेसिपेट हो जाएगी। इतनी अमाउंट की एनर्जी यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ करें इसका, लाइट बना दें इसकी, इससे फैन चला दें, इससे कूलर्स चला दें, रेफ्रिजरेटर्स चला दें, वॉशिंग मशीन चला दें, अप्लायंसेस चला दें आप इससे, व्हाटएवर। आर थिंग्स क्लियर? Yes. अब मैं इसमें बस एक सिंगल क्वेश्चन लेना चाहता हूं, और अच्छा मेरिट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी चीजें तो अननेसेसरीली मैं नहीं खींचूंगा इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन बड़े काम का है, ध्यान से सुनना। जैसे बताया जा रहा है कि एक रॉड है और ये रॉड एक छोटे से सर्किट में मूव कर रहा है, और इस बार सामने सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, और टाइम t इक्वल टू 0 पे ये इस हालत में है कि यहाँ से इसने शुरू करना है, और इस रॉड का मास m है, और इस रॉड का अपना खुद का छोटा सा रेजिस्टेंस है, रॉड बिकॉज वो भी तो मटेरियल है, वो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, और वो r है। एंड व्हाइल इट मूव्स, इट इज जस्ट मूविंग इन सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड। गेटिंग इट राइट? क्या पूछ रहा है ये? तो ये कह रहा है कि भाई इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप निकालो। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं बस आपसे दो तीन बातें जल्दी से सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि अगर हमने इस रॉड को यूं पुश करके यू वेलोसिटी से छोड़ दिया, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? सीक्वेंस बताओ आप मुझे। Flux change. सबसे पहली बात तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा, और वो लिखा जाएगा बीवीएल। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, पहला स्टेप क्लियर हुआ इसका। Hmm. दूसरा स्टेप बेटा यहाँ पे ये होगा कि इस ईएमएफ की वजह से करंट आ जाएगा, और वो लिखा जाएगा ई बाई आर, विच मीन्स हम इस करंट को लिख पाएंगे बी वी एल डिवाइडेड बाय आर। Ah. तीसरा स्टेप जो बड़े काम का है वो ये है कि यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, आईबीएल। समझ रहे हो बच्चे बात को? Yes. और ये फोर्स इस रॉड के फर्दर मोशन को अपोज करेगा। Hmm. देख लो फोर्स कहां आएगा, देख लो आप, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा के चेक करो, बताओ मुझे फोर्स ऊपर की तरफ आता है कि नीचे की तरफ आता है? अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है फोर्स? Upward. अपवर्ड है। और एक बार देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाओ, बताओ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? बताओ बताओ। अपवर्ड है ना? यस। अरे बोलो भाई कुछ तो। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, मोशन इंडेक्स फिंगर से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर से, थंब से मोशन दिखा दिया यूं, फिर करंट ऊपर, फोर्स लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स लेफ्ट हैंड रूल। अरे भाई राइट और लेफ्ट दोनों रूल लगा Yes. यार, आप लोग क्या जल्दी आंसर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? रिकॉर्डिंग में कोई देखेगा बेचारा बोर हो जाएगा। यस, लेफ्ट हैंड रूल लगाए फ्लेमिंग का, राइट हैंड से तो करंट आ गया, अब फोर्स कहाँ गया? Left. लेफ्टवर्ड। तो मैंने ऐसे ही पूछा तुमको चेक करने के लिए कि अपवर्ड आता है कि डाउनवर्ड आता है, तुमने अपवर्ड बोल दिया, करंट अपवर्ड है बेटा, फोर्स पूछा था मैंने। अब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इसमें देखते ही पटा फट से पता पड़ना चाहिए अपने को कि जहां मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में फोर्स आएगा, बस खत्म बात। क्योंकि अल्टीमेटली उस फोर्स का काम क्या है? मोशन को रोकना है ना।
कोई सेकंड चांस तो है ही नहीं। लेंजेस लॉ का कॉन्सिक्वेंस वही है कि वो क्या करता है कि उस कॉज को खत्म करता है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है। तो यहाँ पर कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज क्या है? रॉड का मूव करना। अब रॉड जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो फोर्स उसके अपोजिट में ही आएगा, बस खत्म। कोई रूल लगाने की भी जरूरत नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। यस। बिल्कुल बेसिक बात है, फंडामेंटल। अच्छा वेल, फोर्स अगर डेवलप हो रहा है तो वो मैंने मैग्नीट्यूड में तो लिख दिया भाई कि IBL इतना डेवलप हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स करेगा क्या? अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये फोर्स क्या करेगा? क्या ये इस रॉड की इस दी गई वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा? यस। तभी तो उसने पूछा कि भाई टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बताओ, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होने वाली है, इनफैक्ट डिक्रीज होने वाली है। वेलोसिटी डिक्रीज होने वाली है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तभी तो क्वेश्चन में पूछा टाइम से वेलोसिटी बताओ उसकी क्या है। तो चलो भाई, इतना फोर्स आ रहा है, अब इस डिक्रीज वेलोसिटी के सेंस को गेस करते हुए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन वाला फोर्स है ये। एक और बात, मुझसे यहाँ पे एक छोटा सा काइंड ऑफ पॉइंट मिस हो रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ना, ये दो पार्ट में है, R प्लस R। देखा आपने? ये वायर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है और बाहर तुमने एक्सटर्नली एक और रेजिस्टेंस लगा रखा है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस को आपको क्या लिखना चाहिए? R प्लस R। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सब कुछ अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं, I और B और ये सब कुछ, तो ये फोर्स की इक्वेशन क्या बन गई? B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय प्लस R प्लस R। एक और मुझसे मतलब पॉइंट मिस हो रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी V नहीं है, U है। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, है ना? क्वेश्चन के हिसाब से चलें भाई, U है ना इनिशियल वेलोसिटी। समझे नहीं समझे? यस। ओके। अच्छा, अब ये बताओ कि जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। मास तो नीचे चला जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। बी स्क्वायर एल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय ये m आ गया इधर डिनोमिनेटर में। वेरिएबल को सेपरेट करो, dv u इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इंटू dt। आप देखो, ये जो ब्रैकेट में टर्म मैं लिख रहा हूं, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है। मैग्नेटिक इंडक्शन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एक्सटर्नली लगाया गया रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वायर का अपना स्मॉल r रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो क्यों ना इसको एज अ कांस्टेंट हटा दिया जाए, कुछ लिखा जाए k dt। अब इस स्टेज पर आकर अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको इस बात को तो अंदाजा हो गया होगा कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये लगातार बदलेगा फोर्स। क्यों बदलेगा फोर्स? ये एक सेल्फ किलिंग नेचर में जाता है बच्चों, सेल्फ किलिंग। देखो क्या होगा, इंडक्शन होगा, करंट आएगा, फोर्स आएगा, फोर्स आके यू को रोकेगा, है ना, यू को कम करेगा ना। अगर यू कम हुआ, ईएमएफ कम हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाएगा भाई। यस। करंट कम होगा और करंट कम होने से फोर्स भी खुद कम हो जाएगा। मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स में वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ भी निकालना होता है तो हमें इंटीग्रेशन करना होता है। बेसिक बात है, फंडामेंटल एकदम। मतलब हम यहां पहुंचे, अब और आगे आगे जाना है तो क्या करें, हम इसका इंटीग्रेशन करें और क्या करें। 1/u dv या du जैसे आप लिखना चाहो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या यहां मैं du लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना ये। तो v से फिर हमें और कंफ्यूजन होगा यार, v लिख के u को डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो लाइक दैट। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। समझ आ रही है ना बात? एकदम धीमे धीमे चल रहा हूं मैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही कंटेंट आज पढ़ाना है इसलिए। और ये इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल हो गया।
जबकि दूसरी तरफ इंटीग्रेशन टाइम के साथ चलेगा, 0 से लेके कोई भी टाइम जहां तक आपको कैलकुलेशन करना है। अब 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी 1/u का ln of u. ln of u, so that will be u से v is equal to minus k t, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नो इश्यूज। अब ये जो ln of u है इसको वैसे लिखो ln of v माइनस ln of u is equal to minus kt, यानी कि ln of v by u is equal to minus kt। इस तरीके के इक्वेशन में जब हमको ये लॉग हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2.303. नहीं 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 नहीं, ये ln e हटाना raised तो सामने वाले टर्म का एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं। याद करो यार, ये सब कर चुके हैं बेटा, कुछ भी नया नहीं है, सब कर चुके हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने। लॉग हटाएंगे तो सामने वाला टर्म का एक्सपोनेंशियल जाएगा ना यार, yes तो इधर से ln हटाएंगे तो उधर सामने वाले टर्म का एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। अब v फाइनल वेलोसिटी है u इंटू माइनस के टी, हो गया, यही फाइनल आंसर। अब तुम इसको और अच्छा लिखना चाहते हो तो ये k हटा के देख लो, k के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन किया था तुमने, तुमने ये सारा टर्म यहां से ब्रैकेट में ये ना, ये k की जगह लिखा था तुमने। बहरहाल पता ये चला कि वेलोसिटी जो है ना ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल मतलब डिक्रीज होगी, धीरे 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 डिक्रीज होगी, बस इतना पता चल गया, राइट। yes तो ये कुछ एनर्जी कंसिडरेशन पर बातें हमको करनी है, एनर्जी ट्रांसफर पर, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आइए एक और छोटा सा आर्टिकल जो हमारे थियोरी पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके ऐसे ज्यादा एमसीक्यूज तो नहीं आते हैं इस पे, लेकिन थियोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार थियोरी पेपर्स में इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, एडी करंट्स, बहुत अच्छा। सपोज फॉर एग्जांपल किसी जगह पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, जस्ट इमेजिन करें ये लाइक दिस, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ना हमारे पास एक फ्रेम है, कॉइल जिसे हम बोलते हैं आमतौर पर, इसको हम ऐसे बाहर खींचते हैं। अब जैसे हम इसको बाहर खींचेंगे तो इसका जो एरिया विद इन द मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडक्शन आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इट विल कॉज करंट टू फ्लो। एंड आई एम वेरी श्योर दैट कि आप इस बात को जल्दी से समझ पाएंगे कि यहाँ पे करंट ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा, सही है। Yes. क्यों चलेगा क्लॉकवाइज हमें समझ आ जाता है। अब मैं इसके 2-3 रीजन आपको दे सकता हूं, जैसे कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से बता दूं, या एक दूसरा भी तरीका है। देखो जब ये कॉइल बाहर खींचा जा रहा है तो अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है ना, Hmm. लेंजेस लॉ को याद करो यार, Yes. जब कॉइल बाहर खींचेंगे तो इस कॉइल के अंदर से अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा ना, yes तो कॉइल में करंट भी इस अंदाज से फ्लो होना चाहिए, इस तरीके से फ्लो होना चाहिए कि उसे भी अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने को कंपेंसेट करना है, Yes. तो वो भी अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो कि क्लॉकवाइज सेंस में पॉसिबल है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये लेंजेस लॉ का एक्सप्लेनेशन भूले नहीं होंगे। Yes. जोड़ पाए लिंक? yes तो चलो सिंपल सी बात है कि करंट यूं वायर के फ्रेम में चला, वायर का फ्रेम था, वायर में से करंट गया, तुम भी खुश, हम भी खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सपोज हमारे पास वायर का फ्रेम न होते हुए, जस्ट इमेजिन करो कि एक डिस्क, सॉरी एक शीट है, एक शीट है, शीट, सॉलिड शीट मेटल की। वायर के फ्रेम में और शीट में बड़ा फर्क होता है। फ्रेम तो फ्रेम होगा पूरा, साइड में वायर्स हैं खाली, ऐसा अंदर तो खाली है, बीच का हिस्सा तो खाली है उसका। लेकिन अब मैंने शीट लिया और शीट पर मैंने वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाए जैसे हम वायर के फ्रेम पर बना रहे थे,
और सेम एक्सपेरिमेंट मैंने इस शीट के साथ किया, इसको भी मैंने बाहर खींचा। अब फ्लक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये फ्रेम है क्या शीट है, फ्लक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एरिया दोनों का सेम मानेगा वो, सॉलिड हो या हॉलो, फ्लक्स को क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हम्म, तो इंडक्शन का प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे पहले हो रहा था। बात समझ पा रहे हो आप? मैग्नेटिक फ्लक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हॉलो है और ये सॉलिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मैग्नेटिक लाइंस पास होने से मतलब है ना। अब हॉलो एरिया में से जाए सॉलिड एरिया में से जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? आप गेस कर पा, मतलब क्लिक हो रहा है बात आपको मैं क्या पहुंचाना चाह रहा हूं? Yes. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस जैसा एक फ्रेम में होता है वैसा ही एक शीट में भी होगा, लेकिन हम एक जगह आके अटकेंगे। अगर ये शीट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो गया तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। अब क्वेश्चन बाकी बचेगा, करंट जाएगा कहां? फ्रेम ऑफ वायर है तो वायर्स में से जाएगा, ये शीट है तो यहां कहां से जाएगा? किधर से जाना चाहिए? क्या खाली इसके कॉर्नर से करंट जाए? मटेरियल तो सब तरफ फैला हुआ है, मेटल तो सभी जगह पर है, तो करंट जाएगा कहां? सोचा आपने? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं आपको? फ्रेम रहने से फ्रेम पे जाएगा, उसकी बाउंड्रीज पे चलेगा, क्योंकि है ही मटेरियल ही उधर है फ्रेम में। लेकिन अगर पूरी शीट है तो फिर करंट कहां से जाएगा? अटक गई ना बात, प्रॉब्लम आया Hmm. सब। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर एक सॉलिड बॉडी आती है पूरी, हॉलो नहीं, सॉलिड पूरी, तो उस वक्त करंट क्या करता है? छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड होके उसके सरफेस पे फ्लो करने लगता है। और ऑफ कोर्स यहां पे भी वैसे ही अंदाज में फ्लो होगा जैसे पहले हो रहा था। पहले क्लॉकवाइज, तो यहां भी क्लॉकवाइज ही आएगा, लेकिन वो छोटे छोटे लूप्स में डिवाइड हो जाएगा और पूरे सरफेस पर इधर उधर जो है वो बहने लगेगा, पूरे सरफेस पर छोटे छोटे लूप्स में। यहां ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बोलो? यहां ऐसा फनी क्वेश्चन है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? हॉलो था। क्यों नहीं हुआ बोलो तो, जरा जोर से बोलो, सुनना चाहता हूं मैं। यहां ऐसा नहीं हुआ, इधर हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ इधर ऐसा? टाइम लूज मत करो प्लीज। मेटल बस फ्रेम बता दो। नहीं समझ में आ रहा, तुम वो शायद तुम ही अपने आप को ही सुन रही, तुम्हारी बात जोर से बोलो, जरा समझ में आए मेरे, क्लियर वर्ड्स में बोलो। यहां पर ऐसे लूप्स नहीं बने, इधर इधर नहीं बने, क्यों नहीं बने और इधर क्यों बने? एक सेंटेंस है वो, बस वो एक सेंटेंस ये कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। वो सॉलिड नहीं है। हाँ बस, किसी ने मैसेज करके जवाब दिया कि यहाँ पे सिर्फ वायर है, फ्रेम है, तो करंट को ट्रैक प्रोवाइडेड है कि कहां से जाना है। यहाँ पे फ्रेम नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, तो करंट को कोई ट्रैक ही प्रोवाइडेड नहीं है कि जाना कहां से है। तो करंट क्या करेगा? छोटे छोटे लूप से वहीं वहीं घूमने लग जाएगा। तो ये जो घूमता हुआ करंट हमको मिलता है ना, इसे हम एडी करंट बोलते हैं। एडीज मतलब ऐसे छोटे छोटे सर्कल, भंवर, एडीज बोलते हैं भंवर को। तो व्हाट इज एडी करंट? सो इट्स एन इंड्यूस्ड करंट, basically it's an induced current, but it is formed on the surface of the conductor because of electromagnetic induction, and it will be just circulating, सर्कल्स में घूमेगा वो। ये बहुत काम का है। आपको ताज्जुब लगेगा, आप बोलेंगे यार ये क्या काम का है, ये तो मतलब बेकार हो गया, हमने तो करंट को लूज कर दिया, सरफेस पे चुप यूं यूं घूम रहा है। ऐसा नहीं, ये बहुत काम का है, बहुत बहुत काम का है। देखो, जब किसी जगह पे हम करंट को लगातार फ्लो कराते हैं ना, तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट निकलता है, हीटिंग इफेक्ट होता है वहां पर, पावर डेसिपेट होने लगती है। मैंने अभी अभी आपको समझाया पावर डेसिपेशन का फंडा, कि हमने मैकेनिकल वर्क किया था, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया। अब वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया मान लो, और ये करंट जो ये अपनी एक ही जगह पे घूम रहा है। अब करंट एक ही जगह पे बार बार घूमेगा तो वहां तगड़ी हीटिंग होगी, पावर डेसिपेशन हो जाएगा पूरा।
हमारा जो मैकेनिकल वर्क है वो अल्टीमेटली पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमें फर्नेस बनाना है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस, इलेक्ट्रिकल चूल्हा बनाना है हमको, इलेक्ट्रिकल सेगड़ी बनानी है हमको, एडी करंट बहुत काम का है। कुछ आई बात समझ में? वेरी यूजफुल। इससे ज्यादा तगड़ा इसका एक यूज मैं आपको बताता हूं, बहुत बहुत बड़ा यूज है इसका, बड़े गौर से सुनना, एंड इट विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर। सपोज हमारे पास एक मेटल की शीट है जिसको मैंने यूं बांधा ऐसे, एंड आई जस्ट मेड इट ऑसिलेट फ्रंट एंड बैक लाइक दिस, मतलब मैं इसको यूं ऑसिलेट करा रहा हूं आगे पीछे, ऐसे ऑसिलेट करा के छोड़ दिया मैंने उसको, कुछ नहीं किया। तो मान लो कि इसका ऑसिलेशन 10, 15, 20 मिनट तक चलता रहा, और उसको टाइम मैंने माना है फिलहाल T1। ऑसिलेट कराया, छोड़ दिया। अब जितनी एनर्जी मैंने शुरुआत में दी होगी उसके हिसाब से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी है, वो अपने हिसाब से यूं 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 प्लेट घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही, घूमती रही। फिर उसके बाद एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो थक के रुक जाएगी। लेकिन बेटा समझो कि यही प्लेट है अपने पास, बड़े ध्यान से सुनना, और आंसर्स मुझे तुम्हारे पास से ही चाहिए। एग्जैक्टली वैसी प्लेट, वही अरेंजमेंट, वही सिस्टम, उतनी ही एनर्जी से मैंने इसको ढकेला, और ये यूं ऑसिलेशन इसका एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ऑसिलेशन मैं करा रहा हूं मैग्नेट के पोल पीसेस के बीच में, मैग्नेट के बीच में ऑसिलेट हो रही हो। अब तुम मुझे बताओ क्या होगा, सोच के बोलना। वो दोनों मैग्नेट के बीच में आ रही है, फिर पीछे, फिर दोनों मैग्नेट के बीच से जा रही है, फिर निकल रही है, फिर यूं दिख रहा है वीडियो में क्या हो रहा है। यस। अब बताओ होगा क्या। जैसे ही वो मैग्नेट के बीच से गुजरेगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स तो लाइंस पास हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस जो यहां से यहां पास हो रही हैं, फ्लक्स बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट का एरिया क्रॉस करके बाहर आएगी तो फ्लक्स एकदम से 0 हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, लगातार फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, EMF आता, ईएमएफ आया तो क्या होगा, करंट आएगा। करंट आया तो फ्लो कहां करेगा, शीट है, वायर तो है नहीं, शीट है बेटा, शीट शीट, ये ना फ्रेम नहीं है, ये शीट है, दिमाग में बिठाओ, शीट है ये। अब कहां से जाएगा करंट, तो क्या वो सरफेस पर एडीज बना लेगा। यस। अब समझने वाली बात है, बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहां लेंजेस लॉ का रोल अप्लाई होगा, लेंजेस लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पे। और लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस्ड करंट आने के बाद हर उस कॉज को खत्म करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से फ्लक्स का चेंज हो रहा है। तो यहां इंड्यूस करंट इस अंदाज से फ्लो होगा कि वो इस शीट के मोशन को रोक दे। हो सकता है इस तरफ साउथ पोल बन जाए, इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाए, करंट यूं फ्लो हो, नॉर्थ के सामने साउथ, साउथ के सामने नॉर्थ, अट्रैक्शन होकर के रुक जाए वो, जो भी हो। समझे नहीं समझे? बिकॉज यस। इंडक्शन होने के बाद वो बात यूं ही खत्म नहीं होती, उसके आगे और कहानी चलती है। इंड्यूस ईएमएफ विल प्रोड्यूस इंड्यूस करंट विल स्टार्ट अप्लाइंग अ कंडीशन टू अपोज द चेंज ऑफ कॉज ऑफ फ्लक्स। तो यहां तो चेंज ऑफ कॉज ऑफ फ्लक्स झूला झूलना है, वो झूले झूलने को रुका देगा, ऑसिलेशन को रुका देगा, ऑसिलेशन को रुका देगा वो। तो क्या हमने एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म बना दिया, ब्रेक लगाने का मैकेनिज्म बनाया हमने। समझे बात यस। को? हमने किसी चीज को रोकने का मैकेनिज्म बना दिया। मैंने अक्सर इधर उधर रीड किया है, ट्रेन्स के अंदर जो ब्रेक लगाए जाते हैं ना, उसमें एडी करंट्स का रोल होता है, एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम, ट्रेन्स के व्हील्स को ब्रेक लगाने के लिए। वो कोई अपने साइकिल या बाइक की जैसा ब्रेक नहीं होता, वो ट्रेन को रुकाना कोई मामूली बात नहीं है। वहां पर हम एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रेक लगाने के लिए।
अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई मैकेनिकल सिस्टम भी होगी, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एग्जैक्टली बाय दैट, बट मेरे ऐसे रीडिंग में कहीं आया एडी करंट्स का इस्तेमाल करते हैं वो, ब्रेकिंग मैकेनिज्म बना देते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे आपके सामने रखता हूं कि भाई ये रुकता है टाइम T2 में, तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा? T2 T1 T2 ज्यादा होगा यार, तुम तो कमाल कर रहे हो, T2 क्यों ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा ना। अरे यार T1 में कोई रुका रहा है क्या इसको? तो ये झूलता रहा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यहाँ रुक रहा है ना ये। पूरा पूरा गेम ही पलट देते हो, ऐसा आंसर दे देते तुम लोग, एक्सप्लेनेशन को ही करप्ट कर देते पूरा। T1 ज्यादा हो T2 ज्यादा हो, सोचो जरा, दिमाग चलाओ। यस, अभी कंफर्म करो तो आगे बढ़ूं मैं। yes sir कौन सा टाइम ज्यादा होगा झूलने का? T1 T1. आई एम नॉट सेइंग ये टाइम पीरियड है, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट इट्स अ टाइम ऑफ ऑसिलेशन। इफ इट इज ऑसिलेटिंग फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, सो कंपैरेटिवली इट विल टेक लेस टाइम, क्योंकि ये रुकने वाला है, ये रुकेगा, जल्दी रुकेगा ये। अब मैं चाहता हूं कि एडी करंट की वजह से मुझे नुकसान न हो। कई बार हमको नुकसान भी हो रहा है ना, अब हम चाहते हैं भाई ज्यादा देर तक झूले, ज्यादा देर तक ऑसिलेट करे। अब मैं चाहता हूं कि इसका एडी करंट्स की वजह से नुकसान ना हो, एडी करंट उसे अपोज न करे, तो क्या करें? अब ये मत बोलना सर मैग्नेट हटा दो, ये मत बोलना। कुछ अरेंजमेंट है हमारा, उसमें मैग्नेट कंपल्शन है, इस्तेमाल ही करना है हमको, और हम चाहते हैं एडी करंट ना आए। एक तो एडी करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, नुकसानदेह वो है, हीट होगा, तगड़ा हीटिंग होगा। और दूसरा, अगर कोई मोशन से रिलेटेड फिनोमेना हम ऑब्टेन कर रहे हैं या मोशन से रिलेटेड कंडीशन वहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो उसको भी रुकाएगा। और अगर हमको सिस्टम में मैग्नेट चाहिए ही लेकिन एडी करंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? यस, तो बच्चों इसका एक आसान तरीका है, किसी के दिमाग में कुछ आ रही है आइडिया, क्या करें? बता सकते हो? यस, बता सकते हो, कुछ कुछ दिमाग चला सकते हो? तो बेटा हम क्या करेंगे पता है, इसको ऐसा स्ट्रिप्स में काट देंगे, पूरा सॉलिड नहीं रखेंगे उसको, पट्टियां बना देंगे उसकी, स्ट्रिप्स बनाएंगे उसकी। क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि एडी करंट तो सर्कल में घूमता है, अब छोटे छोटे स्ट्रिप मैंने काटा तो एडी करंट का पाथ ब्रेक हो जाएगा। समझे ना बात को? हम्म, उसका पाथ ब्रेक हो जाएगा, और पाथ ब्रेक होने की वजह से वो उतना इफेक्टिवली वहां पे नजर नहीं आएगा हमको। जनरेट जरूर होगा, लेकिन हम उसके पाथ को कट कर देंगे, क्योंकि हमने पट्टियों में काटा ना उसको। तो रेगुलर शीट इस्तेमाल करने की बजाय हम क्या करेंगे? strip स्ट्रिप्ड शीट इस्तेमाल करें, ऐसी शीट इस्तेमाल करेंगे जो स्ट्रिप्स से बनी है। तो बीच में खाली गैप आ जाएगा, दो स्ट्रिप्स के बीच में हल्का सा खाली गैप आ जाएगा, तो एडी करंट अगर बना भी तो इट विल जस्ट कट, क्योंकि उसको तो कंटिन्यूटी चाहिए, सरफेस की कंटिन्यूटी चाहिए उसको अपने पाथ को पूरा करने के लिए, अपने मोशन को पूरा करने के लिए, तो वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो करंट कट हो जाएगा। तो कंपैरेबली हम देखेंगे कि उससे नुकसान कम होगा। अब मान लो, इमेजिन करो कि, अब प्लीज आंसर गलत मत देना, ये टाइम T3 में रुकता है, तो T2 और T3 में कौन सा टाइम ज्यादा होगा? T2 फिर गलत बोला तुमने। फिर गलत बोला। T2, T1, T3 जो भी टाइम है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये ऑसिलेट करा के छोड़ दिया, घंटा भर ऑसिलेट होते रहो, 2 घंटा ऑसिलेट होते रहो। तो T3 वो टाइम है जिसमें ये रुकेगा। तो यहाँ एडी करंट अब बन रहा है क्या इसको रुकाने के लिए? ज्यादा देर ऑसिलेट करेगा ये। नहीं समझे? नहीं समझे? समझा सर। गर्ल्स को समझ नहीं आ रहा?
अरे भाई T2 कम है, T2 कम है। क्यों कम है T2? जल्दी रुकेगा ये, 5 मिनट में ही रुक गया। ये 15 मिनट तक चलेगा, ये 20 मिनट तक चलेगा। जा रही बात दिमाग में? T1 सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां रुकाने के लिए कुछ भी नहीं है उसको। वो जब तक एनर्जी खत्म नहीं होती तब तक चलता रहेगा। T2 के साथ मामला ये हुआ कि जैसे ही इसने शुरू किया, फ्लक्स चेंज होता गया। फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट लाता है। इंड्यूस करंट मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि लेंज़ेस लॉ कॉन्सिक्वेंस, मोशन को अपोज करके उसको रुकाएगा, तो जल्दी रुकेगा ये, तो T2 कम हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है T3 में कि जो एडी करंट्स बन रहे थे हमने उन्हीं को कट कर दिया, तो रुकने का फिनोमेना उतना जल्दी नहीं होगा, अभी अपोजिशन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, तो T2 के मुकाबले में T3 जरा ज्यादा ऑसिलेट करेगा। कमाल करते हो। कौन ज्यादा? अरे अब तो बोलो। T3। T3 ज्यादा हो जाएगा, T2 सबसे कम। एब्सेंट माइंडेडली मत सुनो यार, मत करो ऐसा। आसान चीज को मुश्किल मत बनाओ। अब एडी करंट्स के कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं अपने पास, बहुत सारे एप्लीकेशंस। जैसे मैंने 2-3 बातें तो आपको बता दी कि भाई हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म बना दें, इससे हीटिंग इफेक्ट वाला कुछ मामला बना दें। अभी जो गैल्वेनोमीटर पढ़े हमने, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट पढ़ा है आपने, है ना? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा आर्टिकल हो गया अपना। अब उसमें अगर हम करंट को स्विच ऑफ करें तो वो बीच का मैग्नेट है ना, वो भी यूं यूं घूमता रहता है, तो वहां भी हम एडी करंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बस बराबर जीरो पे जाके रुक जाए, आगे आगे ऐसा 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 बीटिंग ना करे। वहां भी एडी करंट यूजफुल है। बात जा रही है दिमाग में? यस। प्लस हम एडी करंट्स को यूज करके स्पीडोमीटर भी बना सकते हैं, क्योंकि जितनी तेजी से कोई चीज मूव करेगी उतना ज्यादा एडी करंट आएगा, जितना ज्यादा एडी करंट आएगा उतनी स्पीड ज्यादा, मतलब एक कोरिलेशन बिल्ड कर सकते हैं हम, और स्पीडोमीटर भी बना सकते हैं। डेड बीट गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं ना, जो बीट नहीं करेगा, सीधा जाके जीरो पे रुक जाएगा, स्मूथली जाके रुकेगा जीरो पे, एडी करंट उसको रुका देगा, आगे हिलने नहीं देगा उसको, ब्रेकिंग मैकेनिज्म बना के। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैंने नोट्स में कुछ पुटअप कर दिए हैं, और यहाँ पे मैं उसको दोबारा पुटअप कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल ब्रेक लगाना, इंडक्शन फर्नेस लगाना, स्पीडोमीटर की तरह कुछ बनाना, गैल्वेनोमीटर की बीटिंग इफेक्ट को खत्म करना, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाना, डेड बीट को मार देना, लाइक दैट। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। एग्जामिनेशन में जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया कि ये एक थ्योरेटिकल आर्टिकल है, और ज्यादा इस पे जो क्वेश्चन बने हैं वो अपने थ्योरी पेपर्स में बने हैं। एमसीक्यूज इस पे बहुत ही मामूली से कभी तो भी एक आध दूसरा आया होगा, और बड़ा अच्छा सा सिंपल सा आर्टिकल है, समझने लायक बात है कि एडी करंट्स क्या है। तो वन लाइन में बस आपने ये समझना है कि जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फील करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें होता है, तो करंट के लिए कोई खास ट्रैक प्रोवाइडेड नहीं रहने की वजह से करंट क्या करता है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के सरफेस पर सर्कल्स में घूमता है, और वही सर्कल्स कहलाते हैं एडी करंट्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं।